नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नोएडा में सुपरटेक बिल्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुपरटेक के बनाए 2 टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्ती के मूड में हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि सीएम योगी ने दोनों टावर बनाने की मंजूरी देने वाले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने एक विशेष जांच समिति गठित करने का आदेश दिया और साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है। कल सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में अवैध रूप से बने सुपरटेक के 2 टावर को गिराने के आदेश दिए थे। 40 मंजिलों वाले इन दोनों टावर्स में 950 फ्लैट है और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जांच टीम का गठन किया गया है और कहा गया है कि जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि 3 अगस्त को इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी और सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सामने आया है उस पर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार भी एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें, ये सुपरटेक के 2 टावर बताए जा रहे हैं जिसमें 40 फ्लोर थे और 950 कुल फ्लैट बताए जा रहे हैं जो कि अवैध तरीके से बनाए गए थे। इसको लेकर तमाम तरह की शिकायतें रखी गई थी और फिर ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट पहुंचा। और इस वक्त हमारे साथ अनु खान मौजूद है जो कि नेफोमा के अध्यक्ष है। इसके साथ ही मोहसिन रजा हमारे साथ मौजूद है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मोहसिन रजा जी, आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ क्योंकि सुपरटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की है और उसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए हैं। नोएडा अथॉरिटी के दोषी अधिकारियों को छोड़ने के मूड में नहीं है, ये भी साफ संकेत दे दिए गए हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अब सरकार का एक्शन नजर आएगा? देखिए रितिका, आपने जिस तरह से पूरी विस्तार से बात को रखा, दर्शकों ने देखा और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी लगातार करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम लोग सरकार को आगे चला रहे हैं और ये प्रकरण चूंकि 2004 से लेकर 2017 के बीच के हैं और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अनुपालन में ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और एक विशेष जांच समिति भी बना दी गई है कि जो लोग भी इसमें लिप्त थे, जिनकी साठगांठ से ये टावर बने और ये अनियमितताओं का जो प्रकरण है इसमें एक उच्च स्तरीय जांच कराकर गठित कर रहे हैं कमेटी गठित करने के बाद और इसमें तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है और इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि ये जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा होता है इस तरह की अनियमितताओं के काम में। बिल्कुल, सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा तो है, लेकिन सर देखिए, अथॉरिटी के लोगों की मिलीभगत के बिना अवैध टावर बनाना संभव नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खरीदारों को राहत मिलेगी? नहीं, बिल्कुल भी आप ये मानकर चलें क्योंकि सरकार आम जनता के साथ खड़ी है और किसी के साथ भी, चाहे कोई अधिकारी हो या कोई इस तरह के बिल्डर हो जो अनियमितताओं के तहत और साठगांठ करके पिछली सरकारों में जिस तरह से भवन बनाए गए और नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर खड़े कर दिए गए भवन, इसमें जान माल का भी खतरा गया और जान का भी खतरा बना हुआ है क्योंकि इतने लंबे लंबे टावर बनाए गए बगैर किसी नियम और किसी मानक के अनुसार नहीं बने होंगे। तभी इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके तहत तत्काल कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने आदेशित कर दिया है। तो ये आप मानकर चलें कि माननीय मुख्यमंत्री की जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत ये कमेटी जांच करेगी, तत्काल जांच करके जो भी अधिकारी उस समय दोषी रहे होंगे, जिनकी देखरेख या उस समय वहां पर वो अधिकारी रहे हैं, उनके देखरेख में ये बना है, उनकी नॉलेज में बना है और उन्होंने इसको इग्नोर किया है, तो वो कार्रवाई के पात्र होंगे और कार्रवाई होगी, जनता को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, और ये कदम स्वागत योग्य है कि जनता को न्याय मिलेगा। लेकिन सर, सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का जो व्यवहार था वो आश्चर्यजनक था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद ही अब एक्शन सरकार की तरफ से नजर आ रहा है। अगर इस पूरे मामले पर पहले से ही सरकार नजर बनाती या एक्शन ले लिया जाता तो शायद वो मामला वहीं खत्म हो जाता। देखिए रितिका, पहली चीज तो मैं साफ कर देना चाहता हूं सरकार की तरफ से
कि ये 2004 से चल रहे ये मामले हैं, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें एक विशेष जांच समिति तैयार बना दी जाए और उसके तहत इन मामलों को तेजी के साथ में एक एक दोषियों को, इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनकी जांच के बाद कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अगर आपराधिक कार्रवाई करनी होगी वो भी करेंगे। लेकिन जो बात आपने कही, ये मामले पिछले के हैं, हमारी सरकार के दौरान के नहीं है, इसलिए जो भी समय लगा और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है उसके अनुपालन में कार्रवाई करके हम तो जनता के हितों में सरकार चला रहे हैं। हाँ, जितने भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने लिए हैं वो जनहित में लिए गए हैं और हमने तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आगे बहुत कार्रवाइयां की हैं और इसमें भी कार्रवाई होगी। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त अनु खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि इस फैसले के बाद अब लोगों को राहत मिलेगी? बहुत बड़ी राहत मैडम मिलेगी लोगों को, और राहत के साथ साथ यह उन बिल्डरों के लिए नजीर साबित होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि जो लोग बिल्डर यह सोचते थे कि प्रशासन, शासन के अधिकारी सारे मेरी जेब में हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, शासन के अधिकारियों से घर बैठ के नक्शे को जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से मोड़ लेंगे, जो हमें पास कराना होगा वो करा लेंगे। तो ये उन बिल्डरों के लिए भी नजीर है कि आगे वो सोचेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। आज 10 साल से फ्लैट बायर जो लड़ाई लड़े हैं वो धनबाद के पास हैं, जिनको ये सपना दिखाया गया था कि हमारे घर के आगे, फ्लैट के आगे ग्रीन बेल्ट होगी, यहाँ बच्चे खेलेंगे, वहाँ 2-2 टावर बना दिए जाए तो आप सोचेंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर बीती होगी। जब ये 2 बड़े टावर खड़े कर दिए गए होंगे, उनकी धूप पानी सब बंद हो गया होगा, हवा बंद हो गया होगा। तो ये सारा जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों का एक तरीके से आतंक कहेंगे कि आप जो जनता है, भोली वाली एक घर का सपना होता है, वो परेशान है। आज 10 साल से कई ऐसे हैं मामले हैं जहां पर यही बिल्डर जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सारे पैसे देने के बावजूद भी उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है मालिकाना हक के लिए। हर रविवार को जबकि बाहर का दिन होता है, छुट्टी वाले दिन परिवार के साथ रहने का, वो परिवार के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर। तो बाहर की गलती क्या है? बिल्कुल अनु खान जी, और ऐसे कई मामले हैं जो कि प्रकाश में नहीं आए हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद, योगी सरकार के एक्शन के बाद उम्मीद यही है कि इन बिल्डरों की सोच जरूर बदलेगी। शुक्रिया मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनु खान आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब पूरी तरीके से एक्शन की मूड में है योगी सरकार। एक विशेष जांच समिति बनाने का निर्देश दे दिया गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी दोषी अधिकारी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो 2 टावर सुपरटेक की तरफ से अवैध तरीके से बनाए गए थे, क्योंकि बहुत पुराना ये पूरा का पूरा मामला है, कोर्ट में ये सुनवाई लगातार चलती हुई नजर आई, और जब 3 अगस्त को आखिरी सुनवाई इस मामले पर हुई थी, तभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखते हुए ये कहा था कि देखिए, इस मामले पर संज्ञान लेना बहुत जरूरी था आने वाले दिनों के लिए, आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और ऐसे में अब इन सभी के खिलाफ सख्त एक्शन। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है अफगानिस्तान से। दावा किया जा रहा है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी गुट में फूट पड़ गई है। खबरें आ रही थी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के जाने के बाद वहां सरकार बनाने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब खबर है कि वहां सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान चल रही है। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब अंदरूनी कलह धीरे धीरे सामने आ रही है। दरअसल मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब कैबिनेट में राजनीति से जुड़े लोगों के बजाय सेना से जुड़े लोगों को लाना चाहता है। वहीं मुल्ला बरादर की इच्छा ठीक इसके उलट है। तो अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जा चुकी है और अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। खबर है कि अफगानिस्तान में 1 हफ्ते में तालिबान सरकार बन सकती है। और अब हम आपको बताते हैं कि तालिबान की ये सरकार कैसी होगी। दरअसल ईरान की तर्ज पर बन सकती है तालिबान सरकार। हिबातुल्लाह
अखंडजादा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर होगा और वो कंधार में ही रहेगा। सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी और इसी सुप्रीम काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब पीएम बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा अब्दुल हाकिम को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये देखिए, इस तरीके की तालिबान सरकार हो सकती है अफगानिस्तान में। हालांकि तालिबान की जो दो धड़ है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वर्चस्व की लड़ाई अपने चरम पर है और ऐसे में सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आखिर तालिबान की सरकार का गठन अफगानिस्तान में कैसे होगा। तो अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के हवाले है, जिसके नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ शांति चाहते हैं। सबसे पहले तालिबान अभी अपनी छवि सुधारने में लगा हुआ है। वो दुनिया को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि अब वो पुराने तालिबान नहीं रहे और अब वो तालिबान 2.0 हैं, यानी तालिबान का बेटर वर्जन। तालिबान की पहली प्राथमिकता सरकार बनाने की है, जिसके लिए बातचीत का दौर भी लगातार जारी है। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी के बाद तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि तालिबान का जोर दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने पर है, क्योंकि अब तक उसकी छवि ऐसी रही है कि दुनिया के देश उससे संबंध नहीं चाहते। तालिबान के नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये दावा किया है कि वो अफगानिस्तान में आर्थिक विकास को गति देना चाहते हैं और इसके अलावा उन्होंने दुनिया के देशों से अफगानिस्तान के लिए विदेशी निवेश करने की अपील की है। अफगानिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उन्होंने अपनी पहली प्राथमिकता में गिनाया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में सभी लोगों को सुरक्षा का वादा किया है। खास तौर पर अफगानी सिख और हिंदुओं को बिना डरे अफगानिस्तान में रहने को कहा गया है। तो अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो चुकी है। अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से लौटते ही तालिबान ने अपना पूरा जोर पंजशीर प्रांत पर कब्जे में लगा दिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबान पस्त नजर आ रहा है। तालिबान की एक लड़ाका टुकड़ी कल से ही पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। खबर है कि एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। इतना ही नहीं, तालिबानी लड़ाकों की तरफ से पंजशीर में एक पुल उड़ाने की भी खबर है। दावा तो ये किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ाई में दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए और इतने ही घायल हुए हैं। और इसी बीच नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि उनका एक लड़ाका इसी जंग में शहीद हो गया है। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। अभी यहां पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और तालिबान के लिए पंजशीर की लड़ाई नाक की लड़ाई इस वक्त बन चुकी है। तो तालिबान की बंदूकों में बारूद भरने वाले पाकिस्तान को भी तालिबान ने आंख दिखानी शुरू कर दी है। पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों की आधिकारिक सीमा मान ले और इसके पीछे पाकिस्तान की दलील ये है कि इस सीमा से बहुत ज्यादा तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है। हालांकि बताया जाता है कि पाकिस्तान का असल मकसद ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना था और इसके लिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान इस सीमा पर फेंसिंग लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ और तालिबान के नेताओं ने यह कह दिया है कि वो ड्यूरेंट लाइन के विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं है, क्योंकि इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ने लगा है। तालिबान को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ये चाल एक बड़ी भूल महसूस होने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान के नेताओं के सुर वैसे नहीं हैं जैसे होने की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद ड्यूरेंट लाइन पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1894 में सीमा बनी थी। जिस अंग्रेज अफसर ने इस लाइन को नक्शे पर खींचा था उसका नाम था सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट।
और इसीलिए इस लाइन का नाम पड़ गया ड्यूरेंट लाइन। अफगानिस्तान इस लाइन को दोनों मुल्कों की सीमा नहीं मानता है और अफगानिस्तान का कहना है कि ये लाइन पश्तून लोगों को बांटती है। पश्तून लोगों का अफगानिस्तान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा है, लेकिन जितने पश्तून लोग अफगानिस्तान में हैं, करीब उतने या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त है, वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। और इस बीच अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तालिबान ने काबुल में लोगों को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा है। तालिबान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर मरम्मत और साफ सफाई का काम हो रहा है और इसीलिए लोग एयरपोर्ट पर आने से बचे। तो ये तालिबान की तरफ से कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर आने से लोग बचे, क्योंकि इस वक्त साफ सफाई और मरम्मत का काम लगातार जारी है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की एक खबर है। आप देखिए काबुल एयरपोर्ट से किस तरीके से अब लोगों को हटाने के लिए ये नया फरमान तालिबान की तरफ से। तो काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहुंच चुके हैं और दावा लगातार तालिबान की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग और दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं तालिबान, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है। देखिए अनस हक्कानी का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है। इधर था सब एक इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के पैरवा है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के कुछ भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो अपने हमारे दरमियान के मसाइल उसका हम कोई एक आदमी को एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उस तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट की भी एक है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सही और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, उसने चीज के मुख्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। हालांकि अनस हक्कानी से कश्मीर मुद्दे को लेकर भी सवाल किया गया। तालिबान का पक्ष रखते हुए अनस हक्कानी ने क्या कुछ कहा कश्मीर मसले पर, सुनिए जरा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाले है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे पॉलिसी, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अनस हक्कानी कौन है। अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक है। हक्कानी नेटवर्क का ISI और तालिबान से गठजोड़ है। अनस हक्कानी के पिता जवालुद्दीन ने हक्कानी नेटवर्क बनाया और अब उसका भाई सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क चलाता है। कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। ISI हक्कानी नेटवर्क को हथियार मुहैया करवाती है। इसके साथ ही हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में ISI की सीधी दखल है और ऐसे में इस वक्त तालिबान की सरकार के गठन को लेकर हक्कानी नेटवर्क पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है।
हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने ये साफ संकेत दे दिया है कि देखिए, कश्मीर मसले पर हमारा कोई स्टैंड नहीं है, कश्मीर मसले पर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। और अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया है, जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। जो बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now, some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? For anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth, and you will pay the ultimate price. अमेरिकी सेना के काबुल हवाई अड्डे से जाते ही कमांडो वाली हेलमेट लगाए और इसके साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका हुलिया और हथियार नाटो के कमांडो जैसा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि ये अमेरिका और नाटो के बचे कुचे कमांडो नहीं, बल्कि ये तालिबान वाले हैं। तालिबान के नेताओं ने ही बताया है कि ये उनकी अपनी कमांडो फोर्स है, जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स, जिसकी कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं, इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बना ली है, जो काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी संभालेंगे। और तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा। इन कमांडो को भी इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए नाम रखा गया है। आपको बताते बद्री 313, जिसका जिक्र कुरान में भी है। पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी और अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी, उसमें कुल 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही, वहीं से तालिबान ने अपने बटालियन को बद्री 313 कहना शुरू कर दिया। बद्री 313 के कमांडो आज से 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे और अब बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, तो इसीलिए नाम बद्री 313 कमांडो रख दिया गया है। और अफगानिस्तान के कंधार में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। तालिबान के झंडे लेकर लड़ाके सड़कों पर उतरते हुए नजर आए, साथ ही आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया गया। ये तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर किस तरीके से जश्न मनाते हुए तालिबान लड़ाके नजर आ रहे हैं। कंधार में जश्न मनाया गया। इसके साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर जो अमेरिका सेना की तैनाती थी, जब वो वापस हुई तो इसके बाद इसी तरीके से नाचते गाते हुए जश्न मनाते हुए ये तालिबान के लड़ाके नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मॉनसून के बदले जाने की खबरें सामने आई। बादल जमकर बरसे। आज सितंबर महीने के पहले ही दिन दिल्ली में रिकॉर्ड 112 mm बारिश हुई, जिसने पूरी दिल्ली को तरबतर कर दिया। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा
और इसके साथ ही दिल्ली के सदर बाजार में तो सड़क पर कमर तक पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। एक तस्वीर में कुछ लोग सड़क पर फंसी एक गाड़ी को निकालने के लिए उसे धक्का लगाते हुए दिखे और इसी तरह आप देखिए आईटीओ पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। और यही नहीं, मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ये आईटीओ की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से लबालब सड़कें पानी में डूबती हुई नजर आई। जो गाड़ियां यहां से गुजर रही थी वो गाड़ियां यहां पर थमती हुई नजर आई, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज्यादा था। गाड़ियों के पहिए पूरी तरीके से पानी में डूबते हुए। और आज सुबह से जो लगातार ये बारिश हो रही थी, उसी बारिश ने ये हाल किया है दिल्ली की सड़कों का। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। धौलकुआं की तस्वीर, जहां आधी से ज्यादा गाड़ी पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। लोग धक्का लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से गाड़ी इस पानी से निकल जाए। आईटीओ की कमोबेश यही तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा 3 अलग अलग जगहों की भी तस्वीर। मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल भराव कितना हो गया है आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त मैं रिंग रोड से आईटीओ को एक सड़क जाती है वहां पर मौजूद हूँ और देखिए मेरे घुटनों से ऊपर तक पानी आ रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से बाइक सवार फंस गए हैं और जो बच्चे हैं यहाँ इसमें तैर रहे हैं। ये सड़क को दरिया बना दिया है और आप आगे देखेंगे तो एक कार भी फंसी हुई आपको नजर आएगी। तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव हो रहा है। देखिए बाइक आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा टायर यहाँ पर डूबा हुआ है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? तो फंस गए बीच में। सर मेरे को अपने काम पे निकलना 8 बजे से मैं घर से निकला हुआ हूँ। 8 बजे से निकला पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। बारिश से भी जाएं तो ये पानी भरा पड़ा, इससे जाने में दिक्कत हो रही है पूरी तरह। लेट हो गए आप? मैं पूरे 4 घंटे लेट हूँ। कार देखेंगे तो वो किस तरह से डूबी हुई है और पीछे की तरफ जरा देखिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी अगर कम हो तो इस सड़क से निकला जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। हालांकि मानसून की इस बारिश से मौसम तो सुहावना हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग जो ऑफिस जा रहे थे उन्हें लेट अपने ऑफिस पहुंचना पड़ा। इसके साथ ही आज पहली तारीख है, आज से स्कूल्स भी खुले हैं, तो ऐसे में बच्चों को भी काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। अब तस्वीर जरा आप देखिए, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा विशालकाय पेड़ गिरता हुआ नजर आया बीचों बीच सड़क पर। हालांकि जो ट्रैफिक था वो वहां पर थमता हुआ दिखाई दिया। गनीमत ये रही कि जब ये पेड़ गिरा तो उस वक्त कोई इंसान वहां पर मौजूद नहीं था, किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन हाँ, ये पूरा का पूरा रूट इसी तरीके से ब्लॉक होता हुआ नजर आया। एक गाड़ी भी इस पेड़ की चपेट में आई। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार पानी भरता हुआ नजर आया। ये 2 तस्वीर आप देखिए, जनपद की तस्वीर आप देखिए जहां पर ये पेड़ गिरा, और दूसरी तस्वीर लोधी रोड। कमोबेश यहाँ पर भी यही हालात बने, बारिश लगातार होती रही और इसी के साथ यहाँ पर भी ये पेड़ बीचों बीच सड़क पर गिरता हुआ दिखाई दिया। तो मानसून का ये आफतकाल लगातार पिछले कई घंटों से सुबह से ही बारिश हो रही थी। सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील होती हुई नजर आई। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हुई और ऐसे में इसी बारिश को लेकर अब नगर निगम पर भी सवाल उठते हुए। फिलहाल हम पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में हैं। लगातार रात से बारिश हो रही है दिल्ली में, सुबह से भी बारिश हो रही है और यहाँ पर एक पेड़ जो है वो गिरा हुआ, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है। यहाँ जो गाड़ियाँ आ रही है वो वापस घूमकर दूसरी सड़कों से होकर गुजर रही हैं। सड़क पूरी तरह से बंद है। एक बड़ा पेड़ है जो कि गिरा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं आए हुए हैं, फिलहाल राहत कार्यों में लगे हैं। पेड़ की टहनियों को काटकर इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक मोटरसाइकिल वाले हैं जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टहनी को, पेड़ की एक छोटी डाल को काटा गया है, तो फुटपाथ जो है वो शुरू हो पाया है। वहाँ से मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं। बाकी गाड़ियाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो वापस घूम कर जा रही हैं, क्योंकि ये सड़क जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। काफ़ी पॉपुलर ये इलाका है, पूर्वी दिल्ली का रिहायशी इलाका है और यहाँ कई सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए मुसीबत है। सामने आप देख सकते हैं कि जलभराव बहुत ज़्यादा है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनके लिए भी मुसीबत है। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो धीमी रफ्तार से चल रही हैं। फ़िलहाल अभी भी तेज़ बारिश हो रही है और ये बारिश दिल्ली को
कहां तक डुबाएगी ये देखना होगा, क्योंकि जितने इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जो थोड़े निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरा हुआ है, और उसी का नतीजा है कि ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं, जहां जड़ों के अंदर पानी ज़्यादा चला गया, मिट्टी को बहा दिया, इरोजन के बाद मिट्टी कमज़ोर हुई और पेड़ जो है वो पूरी तरह से सड़क पर गिरा हुआ है। राजेश के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। गाजियाबाद में बिजली का झटका लगने से 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। तेज बारिश हो रही थी, ये लोग टी शर्ट के पास खड़े थे और उसी दौरान ये करंट आया था। पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे गए हैं। दर्जन भर लड़ाके अब तक जो है तालिबान के मारे जा चुके हैं, कईयों को गिरफ्तार किया है नौदर अलायंस के लोगों ने, तो इसलिए तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो